Brought to you by MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पश्चिमी यूपी में कांवड़ यात्रा का समापन हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव मुक्त कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। इसके बावजूद यूपी के एक शहर में कुछ नफरतियों ने कांवड़ियों के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने यात्रा को रोकने की मंशा से धार्मिक टिप्पणी की, महादेव का अपमान किया और यहां तक कि मारपीट पर उतारू हो गए। योगी के कांवड़ कवच को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन यूपी में हर कट्टरपंथी का इलाज तय है। शाहजहांपुर में धार्मिक टिप्पणी करने वाला कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा और हो सकता है कि उनकी गलती को ठीक करने बुलडोजर भी आ जाए। मुसलमानों ने लोगों को मारपीट की, शंकर जी के नाम से गाली फक्करी दी। हमने कभी कांवड़ यात्रा रुकेगी नहीं। उनका नाम था सराफत और उनके साथ में और भी लोग थे, नफीस वगैरह थे। कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। सीएम योगी की ये बात शायद कुछ कट्टरपंथियों को समझ नहीं आई, तभी तो कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी पुलिस के तमाम बंदोबस्त, सुरक्षा और सख्ती के बावजूद सराफत और नफीस ने कांवड़ियों से साजिश की। दोनों ने कांवड़ यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की। आरोप है कि सराफत और नफीस नाम के दो युवकों ने कांवड़ियों पर धार्मिक टिप्पणी की। दावा है कि महादेव को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। सनातनियों के विरोध जताने पर उनसे उलझ गए और लाठी डंडे उठाए। विवाद के दौरान एक व्यक्ति के कपड़े तक फट गए। हमारे गांव से लोग आज गए, ठीक है। उसी विवाद में मुसलमानों ने लोगों को मारपीट की, गाली फक्करी दी, शंकर जी के नाम से गाली फक्करी दी, गलत बहुत ही ज़्यादा। और इन लोगों को बहुत ही तरीका लाठी डंडों से मारा पीटा। मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां कांवड़ियों का एक जत्था भांभी गांव से गुजर रहा था। आरोप है कि नफीस और सराफत की मंशा कांवड़ियों को रोकने की थी, तभी तो धार्मिक टिप्पणी कर विवाद को बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन कांवड़ यात्रा को न रोकते हुए कांवड़ियों को रवाना कर दिया गया। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। गांव से विदा कर रहे थे जाने के लिए, तो गांव में घूमे थे हम लोग, तो ये लोग उपद्रव बातें करने लगे, गाली फक्की देने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे। इतनी बात गए थे, उन लोगों ने मतलब हाथापाई चालू कर दी। उनके पास कट्टे भी थे, इस्लाह वगैरह थे और वगैरह क्या कहते हैं कांता वगैरह थे। और उनका नाम था सराफत और भी लोग थे, नफीस वगैरह थे। कट्टरपंथियों की ये हालात तब हैं जब योगी प्रशासन ने शाहजहांपुर को 6 जोन और 17 सेक्टर्स में बांटा था। सुरक्षा निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी लगाए गए थे। इसके बावजूद शाहजहांपुर में कट्टरपंथी गैंग ने योगी के कांवड़ कवच को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इतना तो साफ है कि कांवड़ के नाम पर उपद्रव मचाने वाले ये भाईजान बख्शे नहीं जाएंगे। कोई माए के लाल की हिम्मत नहीं कांवड़ यात्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर अब रोक सके। योगी के बनाए सुरक्षा चक्र को तोड़ने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन यूपी पुलिस ने किसी बड़ी अनहोनी को होने से रोक दिया। मुस्लिम पक्ष की मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। 2 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। योगी फोर्स ने मोर्चा संभालते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। गांव के कुछ लोग आपस में पूर्व के एक कमेंट को लेकर कंफ्यूजन में झगड़ गए। इसमें एक पक्ष की तरफ से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और जो भी कारण रहा है उसके बारे में आगे जांच करके बताया जाएगा। हिंदू मुस्लिम के बीच हुए इस विवाद के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। शाहजहांपुर हिंदू बहुल जिला है। यहाँ लगभग 80.24% हिंदू आबादी है और मुस्लिम आबादी लगभग 17.55% है। जबकि भांभी गांव एक मिश्रित आबादी वाला गांव है, जहां दोनों समुदायों के लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहां कांवड़ियों के साथ कट्टरपंथियों की मारपीट की खबर से खलबली मची है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि योगी की व्यवस्था में जिसने दाग लगाया, उसके लिए क्या बुलडोजर आएगा?
एक तरफ कई शहरों में मुस्लिम कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, खुद मुस्लिम कांवड़ ले जा रहे हैं, तो शाहजहांपुर में चंद लोगों ने इस भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर दी। योगी फोर्स ने इस विवाद के बाद केस दर्ज कर लिया है, जांच भी हो रही है। अगर दोषियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ तो नफीस और सराफत की दुकान के सामने बुलडोजर का ब्रेक लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। हिंदू तो निशाने पर थे, लेकिन जो मुस्लिम से हिंदू बने हैं वो भी नफरतियों के निशाने पर हैं। बुरके में कांवड़ उठाने वाली तमन्ना मलिक, आपको याद होगी, तमन्ना अब कभी भी बुर्का नहीं पहनेंगी। ऐसा नहीं है कि वो कट्टरपंथियों से डर गई, नहीं, तमन्ना मलिक ने घर वापसी कर ली। भगवान भोले के जलाभिषेक के साथ ही तमन्ना अब तुलसी बन गई। तो दूसरी तरफ अब नफरती कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। हरिद्वार से कांवड़ लाने वाली मुस्लिम शिवभक्त तमन्ना मलिक ने घर वापसी की। मुस्लिम तमन्ना अब तुलसी त्यागी बन गई। ललाट पर तिलक, गले में फूल की माला, हिंदू पहनावा और भगवान भोलेनाथ का दरबार। 2 दिन पहले तक बुर्का में कावड़ उठाने वाली तमन्ना मलिक ने अब बुर्का उतार दिया है। तमन्ना का यह भगवा रूप बताने के लिए काफी है कि अब वो हिंदू धर्म अपना चुकी है। मेरी बच्ची सुनो, तुम आजादी के लिए लड़ रही हो, मेरी बेटी हो, मतलब अब ये बुर्का जो है, बुर्का हो चाहे हिंदुओं के घरों में पर्दा हो, ये डर से बना था। हरिद्वार से जल लेकर तमन्ना और उसके साथ मौजूद दूसरी मुस्लिम महिलाएं सीधे गाजियाबाद के डासना मंदिर पहुंची, जहां महंत यति नरसिंहानंद की मौजूदगी में भगवान भोले का जलाभिषेक किया गया और हिंदू धर्म में घर वापसी हुई। तीनों ने बुर्के और इस्लाम का त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया। तमन्ना के साथ अनीशा बानो भी हरिद्वार गई थी। अनीशा ने भी भगवान भोले का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। सनातन धर्म बहुत अच्छा है, हमारा बहुत सम्मान किया गया। मेरी बेटी, सम्मान हमने तुम्हारा नहीं किया, सम्मान हमने तुम्हारे उस साहस, उस दिलेरी का किया है। देखिए, आप कांवड़ लेके आई वहां से, भोले बाबा की कांवड़, इसलिए मेरी बेटी अब उन्हें छोड़ के बिल्कुल उस विचारधारा से ही लड़ो और सनातन में रहो। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ो। बुर्के में तमन्ना मलिक का कांवड़ लाना कट्टरपंथियों को चुभ रहा था, इसलिए तमन्ना को जान से मारने की धमकी मिल रही है। कट्टरपंथी तेजाब फेंकने की धमकी दे रहे हैं। तमन्ना को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे धमकीबाजों का यूपी पुलिस क्या हाल करती है, इस शख्स की लंगड़ी चाल और कांपती जुबान बयां कर रही है। मैं कान पकड़ कर माफी मांगता हूं और सभी महिलाओं का सम्मान करूंगा। थाने में ये जो कान पकड़कर माफी मांग रहा है, इसका नाम है फरमान। तमन्ना मलिक जी, मुझे माफ करना, आज के बाद में न कोई कमेंट करूंगा, न कोई करूंगा जिससे भी गलती हो गई। शिवभक्त तमन्ना मलिक, जो अब तुलसी त्यागी है, उसका कांवड़ उठाना फरमान को पसंद नहीं था। इसने तमन्ना मलिक की वीडियो पर आपत्तिजनक कमेंट किए थे, जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। फरमान के विवादित पोस्ट जैसे ही संभल पुलिस तक पहुंचे, फरमान के अरमान हवा हो गए। मेरा नाम फरमान है, कहता सर्कल का रहने वाला हूँ और तमन्ना मलिक जी को जो भी मैंने कमेंट करूँ उसके लिए मैं कान पकड़ कर माफी मांगता हूँ और सभी महिलाओं का सम्मान करूँगा और मुझसे जो भी गलती हुई है, तमन्ना मलिक जी मुझे माफ करना। आज के बाद में न कोई कमेंट करूँगा, न कोई पोस्ट करूँगा जिससे भी गलती हो गई। यूपी में किसी भी महिला के साथ बदसलूकी, छेड़छाड़ या अभद्रता बर्दाश्त नहीं, और जिसने भी लक्ष्मण रेखा लांघी वो फिर कुछ भी लांघने लायक बसता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में अब वक्फ बोर्ड में सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगा है। मदरसे में घोटाला, दरगाह में चंदा चोरी के बाद अब वक्फ की संपत्तियों में घपले का आरोप लगा है। और यह आरोप किसी दूसरे समुदाय के लोगों पर नहीं लगा, बल्कि भाईजान पर ही लगा है। आरोप है कि वक्फ में पैसा खोरी इस कदर हो गई है कि एक कब्र के लिए
10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। जी हां, 10 लाख रुपए। वक्फ बोर्ड में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला। उत्तर प्रदेश शिया सुन्नी वक्फ बोर्डों में लगभग 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। वक्फ के नाम पर हिंदू संपत्तियों पर भाईजान का कब्जा। शिया वक्फ बोर्ड में तो 2500 फर्जी वक्फ दर्ज कर दिए गए। क्या वक्फ बोर्ड लूट खसोट का अड्डा बन गए? व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए। पहले मदरसे में घोटाला, फिर दरगाह में चंदा चोरी, अब वक्फ बोर्ड में सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगा है। मौलानाओं पर देखरेख के नाम पर मुस्लिमों को गुमराह कर वक्फ में घोटाले की पोल अब खुलने लगी है। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने बरेली में वक्फ में 320 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, तो अब शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सेंगर उर्फ वसीम रिजवी ने 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। जितेंद्र नारायण सेंगर ने सीएम योगी को शपथ पत्र देकर वक्फ में चल रहे लूट का सच सामने लाने के लिए जांच की मांग की। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में वक्फ की बहुमूल्य संपत्तियां बेची गई हैं और उसकी बंदरबाट हुई है। एक मुल्ला तो 10 लाख की एक कब्र बेच रहा है लखनऊ में। मुस्लिम मुल्लाओं को खुश करने के लिए नियम विपरीत उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग बहुत सालों से बनते चले आ रहे हैं। सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता चला आ रहा है, जबकि एक बोर्ड बनना चाहिए। वर्तमान वक्फ बोर्ड क्या जांच के दायरे में नहीं आते? जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी ने लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ और झांसी समेत कई शहरों में करोड़ों रुपए की वक्फ की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया है। जिन लोगों पर वक्फ की संपत्ति की देखरेख का जिम्मा था, उन्हीं लोगों ने वक्फ की अरबों रुपए की संपत्ति को कौड़ियों के भाव बेच दिया और पैसा डकार गया। शपथ पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि एक एसआईटी का गठन करके उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्डों में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएं। मैंने शपथ पत्र में मुल्लाओं के नाम भी उजागर किए हैं, उन वफ़ों के नाम भी उजागर किए हैं जहां वफ़ बेचे गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच कराई तो उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश होगा। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1.22 लाख संपत्तियां हैं, जबकि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 5000 संपत्ति ही है। लेकिन इन संपत्तियों को मौलाना अपनी निजी संपत्ति समझ बैठे। आरोप है कि मुतवाली रिकॉर्ड में हेर फेर कर वक्फ की संपत्तियों को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। मौलानाओं पर 10-10 लाख रुपए में कब्र बेचने का भी आरोप लगा है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सेंगर से पहले शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास भी कब्र बेचने की आरोप लगा चुके हैं। एक मुल्ला तो 10 लाख की एक कब्र बेच रहा है लखनऊ में। पहले बताइए, 8 लाख की कब्र बिक रही है और एक कब्र 8 लाख की बिकती है। अगर महीने में मान लीजिए 10 कब्रें भी बिकी तो 80 लाख रुपए हो गए। अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वक्फ संपत्तियों को लूटने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। योगी आदित्यनाथ से वक्फ बोर्ड, दरगाह, मदरसों को मिलने वाले 1-1 रुपए की जांच की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित। रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद अब मंदिर की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। सीईओ की नियुक्ति के लिए गूगल फॉर्म जारी किया गया। एक 3 मेंबर पैनल का गठन किया गया और 2 दिनों तक शॉर्टलिस्ट 18 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ। इन उम्मीदवारों में पूर्व आईएएस भी हैं, पूर्व आईपीएस भी हैं, सेना के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। उम्मीदवारों से इंटरव्यू बोर्ड में जो सवाल पूछे गए वो बड़े रोचक हैं। आप भी देखिए कैसे हो रहा है रामलला मंदिर के सीईओ का सिलेक्शन। तीन पूर्व आईएएस अधिकारी, एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर, 4 पूर्व आर्मी अफसर,
और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी अधिकारी और सभी से एक जैसे सवाल। खुद को किस तरह का मानते हैं हिंदू? क्या आप शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं? क्या आप शराब का सेवन करते हैं? क्या आप हिंदू धार्मिक परंपरा के हिसाब से पोशाक पहनते हैं? राम मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर आपके पास क्या प्लान है? राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 अगस्त से सीईओ पद के लिए सिलेक्शन का आखिरी पड़ाव यानी इंटरव्यू शुरू हो गया है, जो अपने अंतिम चरण में है। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए देश भर से 5300 से ज्यादा आवेदन आए थे। इनमें से सिर्फ 18 योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। मंगलवार को 10 पूर्व अधिकारियों का इंटरव्यू लिया गया और अब बाकी 8 उम्मीदवारों का इंटरव्यू आज लिया गया। चढ़ावा चोरी के विवादों ने रामलला मंदिर की व्यवस्था को जो डेंट लगाया है, राम मंदिर ट्रस्ट समिति उसे देखते हुए नए सीईओ की नियुक्ति पूरी तरह ठोक बजाकर करना चाहती है। समिति को 2 सितंबर तक 3 नामों का पैनल राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपना है। इसके बाद ट्रस्ट की कार्यकारी समिति अंतिम 3 उम्मीदवारों में से सीईओ का चयन करेगी। सीईओ मंदिर ट्रस्ट का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होगा और उसके जिम्मे प्रशासनिक, वित्तीय, कानूनी, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं से जुड़े बड़े फैसले होंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए 3 सदस्यीय विशेष समिति बनाई गई है। इस समिति में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश हावड़े और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल हैं। मंदिर प्रशासन तो पूरी तरह देख परख कर सीईओ की नियुक्ति करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन अयोध्या के संतों की क्या राय है, उनकी ही जुबानी सुनिए। मंदिरों को सीईओ के द्वारा चलाया नहीं जाना चाहिए। वे लोग केवल व्यवस्था प्रबंधन की दृष्टि से योग्य हो सकते हैं। उनकी निष्ठा मंदिर में बैठे हुए भगवान के प्रति कम होती है, प्रशासन प्रबंधन के प्रति अधिक होती है। इसलिए वैसी व्यवस्था के मौलिक रूप से हम समर्थक नहीं हैं। कोई भी आईपीएस, आईएएस और कोई भी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी जो है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है वो आस्तिक ही हो। मेरा मानना यह है कि सीईओ का पद बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण और राम मंदिर की गरिमा और महिमा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। इधर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी सुपर एक्शन मोड में है। जांच की आंच आरोपियों के रिश्तेदारों तक पहुंच गई है। एसआईटी ने लखनऊ में आरोपियों और उनके करीबियों की संपत्तियां खंगालना शुरू कर दिया है। 8 नामजद आरोपियों के साथ उनके 54 रिश्तेदारों और करीबियों के नामों की लिस्ट प्रशासन को भेजी गई है। एसआईटी इस जांच में जुटी है कि हाल के वर्षों में आरोपियों या उनके रिश्तेदारों की संपत्ति में कोई असामान्य बढ़ोतरी तो नहीं हुई। चंदा चोरी कांड में दूध का दूध, पानी का पानी होना तय है, लेकिन उसके बाद रामलला मंदिर में इस तरह का कोई घिनौना काम नहीं हो, लिहाजा सीईओ की नियुक्ति में हर तरह की जांच परख की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में घटता अपराध का ग्राफ यह बताता है कि योगी राज में जीरो टॉलरेंस नीति किस तरह काम कर रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में इनामी बदमाश से लेकर गौकशों के खिलाफ एक्शन लिया गया। योगी फोर्स ने सबको लाइन से रंगड़ा कर दिया। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। कोई कंधे पर लटका है, कोई लंगड़ा कर चल रहा है, कोई जमीन पर पैर रखने लायक नहीं बचा है, किसी का जुलूस निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी से अपराध का सफाई का यही अंदाज है। किसी का जहन्नुम का डायरेक्ट टिकट कट रहा है, तो कोई धरती पर रहकर भी अधमरा हो गया है। योगी फोर्स के कंधे पर लटके इन आरोपियों के नाम हैं फरमान और जिशान। इन दोनों पर गौकशी का आरोप है।
दोनों आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर में पकड़े गए हैं। नई मंडी थाना इलाके में इन दोनों गौकशों से यूपी पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इनकी हालत देखिए। ये दो पैरों पर चलने लायक नहीं बचे, जो कुछ देर पहले तक योगी फोर्स से भाग रहे थे। वो अब खाकी वर्दी वालों के कंधे के सहारे चलने के मजबूर हैं। के जवाबी सूझ फायरिंग में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई और इन दोनों के पैर में गोली लगी हुई। इनके पास से कुछ गोमांस बरामद हुआ है, साथ साथ 2 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर की तरह औरैया में भी गौ हत्या के इनामी को लंगड़ा कर दिया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम बारिक उर्फ राजा है। गौकशी के मामले में यह अब तक फरारी काट रहा था। पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। इसके खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। औरैया पुलिस को सूचना मिली थी कि बारिक भीखेपुर जुआ मार्ग से गुजरने वाला है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग शुरू की। इस दौरान मोटरसाइकिल से आ रहे बारिक को रुकने का इशारा किया तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उसे घेर लिया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस हालत में योगी फोर्स ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। गो तस्कर अब सड़क के रास्ते गायों की तस्करी नहीं कर पा रहे हैं तो नदी का सहारा ले रहे हैं। यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में नाव पर खड़ी इन गायों को गो तस्कर मारने के लिए बिहार ले जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस की नजर पड़ गई। इन्हें ले जाने वाले गो तस्कर बुलेट के डर से इन गायों को नदी में ही छोड़कर भाग गए। पुलिस ने 60 गोवंश को कब्जे से मुक्त कराया। अपराध के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन चल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपी लंगड़ा हो गया है। नाम है वसीम अकरम उर्फ लंबू। पुलिस का दावा है कि इसे पश्चिम बंगाल से ट्रांजिट और रिमांड पर दिल्ली ले जाया जा रहा था। यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही इस शातिर बदमाश ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रह गई और वसीम अकरम अब एक पैर वाला हो गया। अभियुक्त वसीम अकरम उर्फ लंबू द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करके भागने की कोशिश की गई। तत्काल दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग कर उस अभियुक्त को पर फायरिंग की, जिससे उस अभियुक्त को भी पैर में गोली लगी है, जिसको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेट भी चलेगी और परेड भी निकलेगी। कानपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर पंकज ठाकुर का 1.5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला। आरोप है कि 6 अगस्त को हिस्ट्री शीटर ने अपने गुर्गों के साथ एक वकील के घर पर पथराव किया था। 1, 2, 3, 4 आरोपी चारों के चारों पथराव कर रहे हैं। वकील के घर पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं। आरोप है कि नशे में धुत आरोपियों ने ये पत्थर बरसाए, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया और उसका उसी मोहल्ले में 1.5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला जहां उसने पत्थर फेंके थे। साफ है, अपराधी कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, शातिर या इनामी, अगर भागने की कोशिश करता है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर खड़ा है, लेकिन फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर को आवाम की चिंता नहीं। हिंदुस्तान में अमन का टेंशन सता रहा है। बार बार पिटने के बावजूद पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस से पहले गुरुग्राम को दहलाने की साजिश रची। इसके लिए विदेश में बैठे अपने हरियाणा के भगोड़े गैंगस्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे को पुलिस ने तार तार कर दिया। मुल्ला मुनीर से अपना मुल्क नहीं संभलता, फिर भी भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आता। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से ठीक पहले बॉर्डर पार वाली एक ऐसी ही साजिश सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया था, जिसका सूत्रधार था गैंगस्टर दीपक नांदल, जिसे ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आया पिस्टल मिला। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई पिस्टल से गुरुग्राम में एक बड़ी हत्या की साजिश रची जा रही थी। दरअसल विदेश में बैठा गैंगस्टर दीपक नांगल इस पूरी प्लानिंग का जिम्मेदार है। 3 शूटरों को इसके लिए लगाया गया था, साथ ही उन्होंने टारगेट की रेकी भी कर ली थी।
लेकिन पुलिस ने फिलहाल शूटर और सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने हथियारों की तस्करी और बड़ी वारदात के षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 युवकों में एक पंजाब का लोकल तस्कर है और 3 आरोपी दीपक नांदल गैंग के गुर्गे हैं। इनके पास से जिगाना पिस्टल समेत 3 विदेशी पिस्टल, 2 मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इन हथियारों को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजा गया था। ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग 3 लोग दीपक नांदल गैंग के ऑपरेटिव्स हैं और उनके पास से हमें हथियार और एमिनिशन मिला है। और एक अमृतसर का रहने वाला है लड़का, जिसने इन वेपन्स को पाकिस्तान से मंगवाया है ड्रोन के थ्रू और आगे इन 3 लड़कों को सप्लाई किया है। और ये 3 लड़के दीपक नांदल गैंग से जुड़े हैं और ये किसी वारदात को अंजाम देने के लिए इन हथियारों को लेके गुड़गांव जा रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो है गैंगस्टर दीपक नांदल का। वही गैंगस्टर जो कभी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा था, जिसने म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर और परफॉर्मर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया और रैपर बादशाह के साथ काम किया। क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत हो गई है? क्या इमरान खान को मुनीर ने अडियाल जेल में ही दफना दिया? यह खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल रही है, लेकिन सच क्या है? ना तो मुनीर और ना ही शहबाज शरीफ बता रहे। पीटीआई समर्थक सड़क पर उतर गए, लेकिन जैसे ही लोगों का गुस्सा मुनीर के खिलाफ फूटा, मुनीर ने बलूचिस्तान पर बमों की बारिश कर दी। क्या मुनीर मौत को छुपाने के लिए बलूचिस्तान में 28 लोगों की जान ले ली उसने? यह ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर नहीं है, इसे ब्लैक एंड व्हाइट किया गया है क्योंकि बच्चे का कुर्ता खून से सना है, बाप के चेहरे पर खून के धब्बे हैं। मुनीर के कायराना हरकत के ये सबूत है। ये वीडियो भी मुनीर की कायरता का सबूत है। इसमें भी बच्चों के शव बिखरे पड़े हैं। तस्वीरें दर्दनाक हैं, इसलिए इसे ब्लर कर रखें। कबायली इलाके से लेकर अस्पताल तक लाशें बिछ गई हैं। मुनीर ने बलोचों पर फाइटर जेट से बम बरसाए। 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोगों का स्वतंत्रता दिवस मनाना मुनीर को इतना नागवार गुज़रा कि आम लोगों पर फाइटर जेट से बमबारी कर दी। मुनीर की सेना की बमबारी में बलूचिस्तान के सोराब में 28 लोगों की जान चली। मरने वालों में 3 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल। बलूचिस्तान में यह स्ट्राइक के पीछे मुनीर की सोची समझी साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की खबर तेजी से फैल रही है। अडियाला जेल के बाहर एक बार फिर से इमरान के समर्थक जुटने लगे। आवाम से लेकर सोशल मीडिया तक पर इमरान खान की हत्या कर जेल में ही दफनाने का आरोप मुनीर पर लग रहा है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि मुनीर ने ध्यान भटकाने के मकसद से बलूचिस्तान में बमबारी की। इमरान खान पाकिस्तान के पंजाब के रावलपिंडी में मौजूद अडियाला जेल में बंद है। इस जेल में मुनीर इमरान खान को तन्हाई बैरक में कैद कर रखा है और अब एक पत्रकार ने ऐसा दावा किया है कि पीटीआई के समर्थक सड़क पर उतर गए। इमरान खान जेल में कैसे, उनकी हालत कैसी, इमरान खान स्वस्थ है या नहीं, कोई भी जानकारी जेल से बाहर नहीं आ पा रही और अब न तो इमरान खान की बहनों को मिलने दिया जा रहा और न ही डॉक्टर मिल पा रहे। इमरान खान की तीनों बहनों ने जेल के बाहर डेरा डाल दिया। इमरान खान की मौत की खबर सच है या झूठ, इस पर अभी पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मुनीर के अत्याचार के शिकार सिर्फ इमरान खान ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान और पीओके का बच्चा बच्चा। बहुत मुमकिन है कि बच्चों की मौत ही पाकिस्तान के टूटने की वजह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित। मक्का पैक्ट के बाद उत्साहित फील्ड मार्शल मुनीर बहुत मुश्किल में फंस गया है। ईरान समर्थित हुतियों ने मुल्ला मुनीर की इज्जत का फालूदा बना दिया है। लाल सागर में हुतियों ने पाकिस्तान के 3 जहाज कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मुनीर के मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2। तस्वीर नंबर 3।
ये 3 तस्वीरें उस कार्गो शिप की हैं जिन्हें लाल सागर में ईरान के पैसे पर पलने वाले यमन के हुतियों ने मिसाइलों से जलाकर खाक कर दिया है। मिस्र के तिहामा नाम की इस कार्गो शिप पर हुतियों ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हुतियों ने खुलासा किया है कि मिस्र के जिस कार्गो शिप पर हमला किया वो दरअसल सऊदी अरब की सेना का साजो सामान लेकर जा रहा था। हुतियों के हमले में कार्गो शिप पर मौजूद जिन कर्मचारियों की मौत हुई है उनमें से 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशिया का है। मतलब ईरान के प्रॉक्सी संगठन के हमले में 3 पाकिस्तानियों की मौत हुई और अब मुनीर के लिए बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का पैक्ट के बाद ये पहली बार है जब ईरान युद्ध में पाकिस्तानी मारे गए हैं। पाकिस्तान जो मक्का पैक्ट के बाद अपनी पीठ थपथपा रहा है कि अगर उसे किसी ने छुआ तो संधि के तहत सऊदी अरब और तुर्की उसका साथ देंगे। लिहाजा सवाल है कि क्या पाकिस्तान ईरान समर्थित हुतियों पर हमला करेगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता भी है तो इसका सीधा मतलब होगा ईरान के खिलाफ युद्ध में एंट्री, और पाकिस्तान अपने 3 लोगों के मारे जाने पर भी एक्शन नहीं लेता तो इसका मतलब होगा इंटरनेशनल बेइज्जती। कुल मिलाकर मुल्ला मुनीर की इज्जत लाल सागर की लहरों में डोल रही है। मक्का पैक्ट की परीक्षा की घड़ी नजदीक आने लगी है। हुतियों ने कार्गो जहाज पर हमला कर न सिर्फ मिस्र को चुनौती दी है बल्कि मिस्र के साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान को भी चुनौती दे दी है। असल में इस्लामिक नेटो कहकर जिस मक्का पैक्ट को इतना प्रचारित किया गया उसका सच तुर्की के विदेश मंत्री का यह बयान है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा समझौता ईरान या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ भी लिखित रूप में नहीं है जिस पर हमने हस्ताक्षर किए हों। तो इस तथ्य का कोई वजूद नहीं कि मक्का पैक्ट के तहत एक देश पर हमला दूसरे सदस्य पर भी हमला माना जाएगा। लिहाजा यहाँ एक्शन सिर्फ पाकिस्तान को लेना है कि उसके 3 लोगों को हुतियों ने बेरहमी से मार डाला। लेकिन पाकिस्तान को तो सांप सूंघ गया है क्योंकि ईरान की धमकी ही इतनी खतरनाक है। मुनीर जो पिछले साल ही भारत से युद्ध में पिटा है और अब खुद घर में POK, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में घिरा हुआ है, वो ईरान से लोहा लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि ईरान से तो ट्रंप को भी डर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस समय कनाडा के कई जंगलों में एक साथ आग लगी हुई है, लेकिन सबसे भीषण आग लगी है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के ओकानागन क्षेत्र में, जिसके कारण कई हजार परिवारों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि ये जंगली आग 13,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र में फैल चुकी है। इसका एक वीडियो सामने आया है जो रोंगटे खड़े करने वाला है। ये है असली खतरों के खिलाड़ी। सड़क के दोनों तरफ जंगल में भीषण आग धधक रही है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की चोटियां अग्नि में जल रही हैं और इस खतरनाक आग के बीच सड़क पर चल रही एक गाड़ी जिसमें 2 महिलाएं सवार हैं जो धधकते जंगल के बीचों बीच रिपोर्टिंग कर रही हैं। उनकी गाड़ी से चिंगारियां लगातार टकरा रही हैं। हर अगले मीटर पर इनके आगे खतरा खड़ा है। कार सवार महिलाओं की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हैं। तस्वीरें ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के ओकानागन क्षेत्र की हैं, जहां 7 अगस्त की शाम को बिजली गिरी, जिसके बाद से बाल्ड रेंज के जंगलों में आग लग गई, जिसने हवाओं के कारण भयानक रूप ले लिया। साफ नीला आसमान अचानक धुंधले भूरे रंग में बदल गया। शाम होते होते भयंकर जंगल की आग के ऊपर धुएं के काले बादल दिखाई देने लगे। वीडियो में सड़क के उस पार पहाड़ी के ठीक ऊपर जलते हुए पेड़ों की चोटियां दिखाई दे रही हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के ओकानागन क्षेत्र में समरलैंड और पीचलैंड मुख्य रूप से प्रभावित है। यहाँ भीषण जंगल की आग फैलने के कारण इमरजेंसी घोषित की गई है, जिससे 20,000 से ज्यादा लोगों को घर खाली करने पड़े हैं। बीते 5 दिनों यानी 120 घंटों में ये आग बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैल चुकी है। आग के कारण आसमान में धुएं का इतना विशाल गुबार बना है कि कनाडा के टोरंटो सहित अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ओकानागन क्षेत्र में तो आग कुछ ही घंटों के अंदर 100 गुना से ज्यादा फैल गई थी।
ये इस सीजन की सबसे तेजी से फैलने वाली विस्फोटक आग बन गई है। समरलैंड और पीचलैंड के पास धधक रही ये आग अब तक 13,600 हेक्टेयर यानी करीब 33,650 एकड़ से बड़े रिहायशी और जंगली इलाके को खाक कर चुकी है। अब तक कनाडा के अलग अलग प्रांतों जैसे ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज को मिलाकर कुल 40 लाख हेक्टेयर यानी 40,000 वर्ग किलोमीटर का वन्य क्षेत्र प्रभावित हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हाल फिलहाल ब्रिटिश कोलंबिया से सामने आ रही हैं, इन्होंने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया है। सब इसी इंतजार में हैं कि ये आग जल्द बुझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Brought to you by MDH मसाले।